नमस्कार, आप ये सीधी और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के रेवाड़ी से। दोस्तों 2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है। आज उसी संदर्भ में मैं आपको लेके आया हूँ बीजेपी के बहुत ही चर्चित और बहुत ही विश्वास के पात्र कहे जाने वाले कोसली विधानसभा से विधायक हैं हमारे लक्ष्मण सिंह जी। उनके साथ लक्ष्मण सिंह जी के साथ मैं एक वार्तालाप करने के लिए आया हूँ, जिसमें मैं कोसली विधानसभा विशेष रूप से उसके बारे में उपलब्धि की, उनके क्षेत्र में किस तरीके से बीजेपी ने आगे कदम बढ़ाया है और किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं या कमियां कहां पर हैं और किस तरीके से उनके ऊपर काम हो रहा है, तो मैं आज मिलवाता हूं माननीय विधायक जी से। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो पर जरूर बने रहना और आगे आप, मुझे उम्मीद है कि आप इस चर्चा को बड़े ही सकारात्मक रूप में अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है सर। धन्यवाद जी। पहले तो सर आपको शुभकामनाएं। आपके काफ़ी अच्छे, आपके जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से आप अपने प्रजा को काम भी दे रहे हैं। सर पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने जब 2024 में, तो अभी आप चुनाव की तैयारी जैसे कर ही रहे हैं, आपका राजनीतिक सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ से आप किस बुलंदी पे आप यहाँ पर आए हैं सर? देखिए, वैसे तो ये लंबा समय मेरा राजनीति में रहा है। सबसे पहले 95 में जी मेरी मिसेज ने जिला परिषद का पहला चुनाव लड़ा था। जी उसके बाद कंटिन्यू राजनीति में ही रहे हैं। जी तो 95 से 28 साल लगभग हो गए। जी उसके बाद मैं जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा का रहा। जी उसके बाद प्रदेश की टीम में भी रहा जी और 2009 से 2012 जिला अध्यक्ष भी रहा। जी 2005 में मैंने विधानसभा सालावास होती थी, उससे जी चुनाव भी लड़ा। जी मैं डिफीट हो गया था जी और बीच में 2 बार पार्टी ने मुझे अवसर नहीं दिया, जी 2009 में भी, 2014 में भी। जी अब 19 में पुनः पार्टी ने मेरे को आदेशित किया और मैं अब आपके सामने विधायक हूँ। जी तो और 40,000 की जीत जी मैंने विधानसभा से की है, जी क्योंकि लोगों का आशीर्वाद निरंतर बना रहता है। पार्टी में भी बहुत समय तक, लंबे समय तक कार्य किया है। जी लक्ष्मण जी, विधायक जी, आपका जैसे मैं ये बात करूं कि अगर अहीरवाल क्षेत्र की बात करें तो वहां पे रेवाड़ी विधानसभा, रेवाड़ी की अगर सीट की बात करूं उसमें 5 सीट, अगर आप कोसली विधानसभा एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र माना जाता है, वहां पर आपने ऐसा क्या, आपने विधानसभा में कौन कौन से आपने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जो कोसली विधानसभा के लिए या अहीर क्षेत्र का जिसमें काफ़ी उद्धार हुआ है, वो थोड़ा सा बताएंगे सर आप? देखिए, हमारी जिला रेवाड़ी में 3 विधानसभा है, जिसमें जी कोसली भी मुख्य रूप से है। जी और कोसली सबसे बड़ी विधानसभा है जी तीनों में। जी वोट भी ज़्यादा है, क्षेत्रफल भी बड़ा है। जी और मेरी सारी जो है वो रूरल बैकग्राउंड है, जी मतलब ग्रामीण अंचल की विधानसभा है। जी तो उसमें पानी, बिजली, रोड कनेक्टिविटी, शिक्षा, चिकित्सा, जी इन पे मुख्य रूप से हमने काम किया है। जी और हर डिपार्टमेंट के अगर मैं आपको गिनवाने लगूंगा तो सुबह हो जाएगी। जी लेकिन मुख्य मुख्य झलकियाँ ये है कि मैंने नहरों में भी 125 करोड़ रुपए का काम, आदरणीय मुख्यमंत्री का विभाग है, जी उन्होंने जब जब भी हमने मांगा तो उन्होंने आज सारी नहरें हमारी नई बन रही हैं। जी सारी नहरों में पानी बढ़ रहा है, जी सारे पुल चौड़े हो रहे हैं, नहर भी गहरी और चौड़ी हो रही है। और आज जोड़ों में भी पानी जा रहा है। आज जितने भी मेरे इलाके में जल घर हैं उनमें भी पानी मिल रहा है। जी तो जहाँ पानी बढ़ा है वहीं नहरें भी हमने ठीक कराई है। जी इसी तरह से डुब्बा के गांव थे, 17 गांव हमारे, उनमें भी हमने ट्रीटमेंट चल रहा है। कुछ के टेंडर हो गए, कुछ बिल्डिंग तैयार होगी, ताकि उनमें परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि वहाँ परमानेंट मोटर लगाई जाए और नहरों खेत से पाइप द्वारा पानी को निकाला जाए और नहर में छोड़ा जाए, लुहारी माइनर में छोड़ के, और उनको साबी का जो पार्ट है उस तक ले जाया जाए। तो इसकी भी चिंता करिए। दूसरा, आप देखेंगे कि हमने कच्ची जो नदी थी कृष्णावती, उसको भी छटवाने का काम किया है। और ऐसे ऐसे जोड़ थे जो 50-60 साल से पानी गया ही नहीं था, जी उनमें भी अब पानी गया है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि सिया का एक मंदिर है, हिस्टोरिकल अपना मंदिर है,
उसका हिस्टोरिकली तालाब है जी और वो पक्का है, सारा पुराने पत्थरों से बना हुआ है। तो उसमें भी हमने 3.5 किलोमीटर पाइपलाइन दबा के उसमें पहली बार पानी आया है। जी तो उसमें 70 लाख के आसपास हमारा एस्टिमेट था। जी तो पहली बार उसमें पानी आया, लबालब कर रहा है। जी ऐसे ही जैनाबाद में भी जोड़ों का काम है। ऐसे हमारा फतेहपुरी में भी चल रहा है 2 करोड़ रुपए लगा के। जी तो ऐसे निरंतर बहुत सारे, जैसे हमारे 30-40 जोड़ों पे आज के दिन काम चल रहा है। तो क्योंकि धीरे धीरे इन पे ठीक कराने का काम करेंगे। आज समस्या जो है वो जोड़ों की है, क्योंकि आज वेस्ट वाटर है वो भी जोड़ में जा रहा है, यानी गटर बनते जा रहे हैं जोड़। जी कोई ध्यान तो उस पर देता नहीं, जी और केवल बस ये कहते हैं भाई ये ठीक करा दो, वो ठीक करा दो। पानी जितनी देर आएगा उतनी देर नल के चलेंगे, जी कोई नहीं बंद करता। टोटी भी लगा देंगे तो कोई जिम्मेवारी नहीं लेता कि वो 10 दिन चल भी जाएगी। जी तो इसलिए थोड़ी सी जन समर्थन भी किसी चीज़ को मिले तो वो चीज़ें कारगर होती हैं। जी ठीक उसी तरह से पानी की बात के साथ साथ बिजली की बात करूं मैं, तो बिजली में भी मैं जब आया तो 1040 कनेक्शन पेंडिंग थे, वो भी हमने कराने के ट्यूबवेलों के काम किया है, जो 6-6 साल से पेंडिंग थे। उसी तरह से 2 सब डिवीज़न भी हमने बिजली के बनवाए, जो एक नाहड़ में बनवाया, एक मेरा बेरली में क्षेत्र में है, उसको भी हमने सब डिवीज़न बनाया। आज सारी हमारी ढाणियाँ बहुत है मेरे क्षेत्र में, तो सभी ढाणियों में पैड ट्रांसफार्मर भी लगाए ताकि सिंगल फेज की बिजली उनको समय पे मिल जाए 10 घंटे बढ़ाने की। ठीक उसी तरह से आज हमारे 10-33 केवी के सब स्टेशन भी 6 समर्पित हो गए, 4 को हमें और परमिशन मिल गई है। तो जल्दी ही 10-33 केवी के सब स्टेशन, ताकि वोल्टेज की भी कहीं प्रॉब्लम ना आए। जी तो ऐसे अनेक बहुत सारे, आज सारे गांव हमारे जगमग योजना से जुड़ चुके हैं जी और आज 24 घंटे बिजली का जो काम चल रहा है, निश्चित तौर पे पहले से ज़्यादा आ रही है। अब थोड़ा गर्मी में थोड़ी प्रॉब्लम है, जी वो भी आने वाले समय में ठीक हो जाएगी। जी तो बिजली का जहाँ काम किया है, ठीक उसी तरह से आप देखेंगे कि किसान का उत्पादन जी जो समय पे बिक जाए, मंडियों का जहाँ प्रोविज़न किया है, जी मंडियों में भी आप चाहे वो शेड बनाने की थी बात, चाहे दूसरी चीज़ अन्य थी, उन सब पे भी हमने काम किया है। और हमारी ही सरकार ऐसी है जी जो आज 14 फसलें एमएसपी पे खरीद रही है। जी हमारे लगते हुए स्टेट है, कोई ऐसा स्टेट नहीं मिलेगा जो 14 फसलें एमएसपी पे खरीद रहा हो, जी और कोई स्टेट प्रदेश में भी नहीं मिलेगा जो बाजरे की फसल खरीद रहा हो। जी लगातार मैं 3 साल से बाजरे की फसल खरीद रहे हैं। जहां मोदी जी ने एमएसपी बाजरे का इतना बढ़ाया, वो मेरे दक्षिणी हरियाणा के लिए तो एक बहुत बड़ा काम किया है। जी और आपने ताज्जुब होगा गेहूं के नेगेटिव इफेक्ट आदमी के शरीर पे आ रहे हैं, जी तो मोदी जी का तो मैं तो धन्यवाद करूंगा। और मेरे लिए एरिया के लिए तो उनकी जो घोषणा है वो बहुत बड़ा उपकार की तरह है। जैसे उन्होंने कहा कि 2023 का ये मिलेट मोटे अनाज का ईयर घोषित किया है, जी तो जिसमें ये मोटे अनाज जो आते हैं वो शरीर के लिए भी फायदा है, जी और उसमें बाजरे का भी इस बार इस्तेमाल हो रहा है। जी तो बाजरा भी निरंतर हम खरीद रहे हैं। इस तरह से हम 14 फसलें खरीद रहे हैं। समय पे पैसा भी किसान का पहुंच रहा है, और बड़ी बात ये सीधा किसान के खाते में पैसा पहुंच रहा है, जी आड़ती के खाते में नहीं पहुंच रहा। जो किसान है उसके सीधे खाते में, अगर उसमें भी डिले होता है तो हम इंटरेस्ट समेत भी उस पैसे को भेजते हैं। जी तो आज जो हरियाणा में चाहे इंश्योरेंस हर फसल का हो, वो भी आज प्रॉपर हो रहा है। कि अब के मेरे टाइम में इस बार हम चौथी बार मुआवजे की बात कर रहे हैं, क्योंकि निरंतर आपको पता है कि जब भी फसल पकने को आती है, पता नहीं राम जी भी किसान का साथ नहीं दे रहा, हमारा भी साथ नहीं दे रहा, जिसकी वजह से हर बार कभी ओलावृष्टि, कभी बारिश, कभी सूखा, कभी पीछे सरसों को पाला, तो बहुत सारी चीज़ें मिलके किसान का भी निरंतर नुकसान हो रहा है। लेकिन ये तो मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद करूंगा कि स्पेशल गिरदावरी करा के समय समय पे इस तरह का किसान को फायदा पहुंचाने की काम मेरी सरकार कर रही है। जी और तीसरा शिक्षा का है। आज मेरे हलके में आपको कोई दूर तक नज़र नहीं आएगा जो 20 किलोमीटर लड़कियों को कॉलेजों में जाना पड़े। जी आज 6 कॉलेज मेरे विधानसभा में हैं, जी तो हर 20 किलोमीटर पे कॉलेज लड़कों और लड़कियों के हैं। तो शिक्षा का भी कहीं, और सांस्कृतिक मॉडल स्कूल भी हमने बनाने का काम किया है। आज मेरे हलके में 2 सांस्कृतिक मॉडल स्कूल हैं, आने वाले समय में और भी होंगे। मतलब सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल तो 9 है। जी और अभी पीएम श्री का भी हमें एक स्कूल पाल आवास में किया है। पीएम श्री की जो सुविधाएं सांस्कृतिक मॉडल स्कूल की तरह ही होती है, जो सेंटर प्रधानमंत्री की स्कीम है,
जो सेंटर से चलेगी, तो हर साल उसका भी एक फ़ायदा होने वाला है। ठीक उसी के साथ साथ एजुकेशन में जितने भी मेरे एरिया में स्कूल कॉलेजेस थे, तो हमने उनकी डिमांड मांगी है भाई जहाँ भी टैक्स की कमी है, फर्नीचर की कमी है, बिल्डिंग की कमी है, बाउंड्री वाल की कमी है, तो वो सब मांगी है। जी काफ़ी को तो पैसा भी हमारी सरकार ने दे दिया जी और वो काम भी उन पे चल रहे हैं। जी इसलिए एजुकेशन पे भी स्पेशल ध्यान दिया जा रहा है। जी ठीक इसी तरह से फिर हेल्थ की बात करते हैं हम। मेरे यहाँ 10 पीसी हैं जी और 2 सीएचसी हैं और एक सब डिवीजन हॉस्पिटल है। आपने देखा जब मैं आया था तो एक डॉक्टर होता था 13 की जगह। आज मेरे इन सब में पीएचसी सीएचसी में कहीं भी आपको एक डॉक्टर की भी कमी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि बिल्डिंग इलाज नहीं करती। ये मेरी सरकार ने समझा और नए अपॉइंटमेंट कर करके आज रूरल हॉस्पिटलों में भी कोई डॉक्टर की कमी नहीं है। इसी तरह से तो इलाज भी आज हो रहा है। तो शिक्षा हो चाहे चिकित्सा हो चाहे बिजली हो चाहे पानी हो, पानी का भी देखेंगे कि प्रधानमंत्री की जो स्कीम है हर घर में नल और नल में जल, ये व्यवस्था भी हमने करने का काम किया है। आज कोई गांव ऐसा नहीं जो जल घर से नहीं जुड़ रहा हो, जी और जहाँ जल घर से नहीं जुड़ रहा तो उस गांव में मीठा पानी है, तो जहाँ पब्लिक हेल्थ के ट्यूबवेल ना हो। और अभी भी जैसे क्लोजर लंबा समय नहर में पानी कम आता है, कई बार क्लोजर लंबा चल जाता है, तो उसमें भी हम बड़े बड़े टैंक भी हर उसमें बनवा रहे हैं। तो ऐसा करके 25-30 तो हमने ही मेरे टाइम में इस 3 साल में ही हमारे जल घर बने हैं, जिसमें भी 125 करोड़ के आसपास, चाहे वो जल घर की बात है, चाहे वो पानी की मात्रा की जो प्रति व्यक्ति को पहुंचाने की बात है, और चाहे बूस्टर स्टेशन बनाने की बात है, जी तो निरंतर हमने इन पे काम किया है। जी तो मुख्य रूप से शिक्षा, चिकित्सा, पानी, नहरें, आपका समय पे फसल बिकना, जी तो कोई क्षेत्र ऐसे रही कनेक्टिविटी की बात, उसमें भी मेरे 42 रोडों पे आज काम चल रहा है। कुछ तैयार कंप्लीट हो गए, कुछ टेंडर हो गए, कुछ पे भी काम चल रहा है, जी कुछ कंप्लीट भी हो गए। तो ऐसा करके 42। इसी तरह से हमने मार्केटिंग बोर्ड के अभी भी 37 रोड रिपेयर कराए हैं, जो पैसा तो लगता ही है। जी जी 37 के 37 रोड उसको कंप्लीट कराए हैं। उसी के साथ साथ वो मार्केटिंग बोर्ड का चाहे रोड हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का हो, और चाहे आप एचआरडीएफ का हो, तो पंचायत के हो, हमने 4 क्रम के रास्तों पर भी अब ध्यान है। मेरे हल्के में कोई 6 क्रम का रास्ता पेंडिंग नहीं है। मेरे हल्के में 5 के भी 3-4 रास्ते पेंडिंग हैं, बाकी नहीं है। अब 4 क्रम के रास्तों पे हम लग रहे हैं ताकि कनेक्टिविटी भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। और आने वाले समय में महीने में जी अभी टेंडर हो गए हैं काफ़ी उसके, अब कोई भी रोड में आपको गड्ढा नहीं मिलेगा। अभी मुख्यमंत्री जी ने पैसा हमारा सैंक्शन कर दिया, दुष्यंत जी हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, पैसा सबको 25-25 करोड़ रुपए दिया जी ताकि उन में भी कोई गड्ढा किसी तरह का नहीं हो। तो हमारे तो मैं तो सेटिस्फाई हूँ बहुत सारी चीज़ों से। अगर जब भी, और बड़ी बात और है, अगर हमने ये कहा कि रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो, मैंने जाते ही ये बात उठाई थी कि मेरे हल्के में एमएसएमई के सेक्टर क्लस्टर बनाए जाएं और या एचएसआईडीसी के सेक्टर बनाए जाएं। तो सेक्टर तो नहीं बन पाए, लेकिन एमएसएमई के क्लस्टर आज हमारे 2 ब्लॉकों में हो गए हैं। तो उसका लाभ आने वाले समय में एक किस्म से इंडस्ट्री हब बनेगा, ताकि लोकल स्थानीय लोगों को नौकरी मिलने के चांस मिले। क्योंकि 40% जो 75% हमारी स्थानीय लोगों को नौकरी देने का है, उसमें 40% हमारी सरकार सैलरी का हिस्सा देती है। जी तो उसमें और नई फैक्ट्री, नए छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग लगाने के लिए भी सरकार सजग है। उनको भी वो सब सुविधा देती है जो फैक्ट्री लगाने के लिए है। तो एक ये बहुत बड़ा काम है, ये छोटा काम नहीं है। और नहरों की मैं चर्चा जैसे कर ही रहा था, तो आज मुझे नहीं लगता किसी क्षेत्र में हमने कोई पीछे रहे। लेकिन ये है कि भाई मैं 3.25 साल बने हुए हैं, जिसमें 2 साल कोविड की भेंट भी चढ़ा है। क्योंकि लोग जो 50-50 साल से बैठे हैं, जैसे मैं अगर यहीं की बात करूं रेवाड़ी विधानसभा की, तो 45 साल से एक ही परिवार चला आ रहा है, तो वो दूसरों पर दोषी करते हैं। हमारे से लोग 3 साल का हिसाब मांगते हैं, जी उनसे 45 साल का हिसाब नहीं मांग रहे। इसकी वजह मेरी समझ में नहीं आ रही। जी अगर हम रात और दिन करके जनता की सेवा के लिए हैं और जनता के काम के लिए लोगों ने आशीर्वाद दिया है। और रही विधानसभा में बातें उठाने की, निरंतर चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे आप देखेंगे कि चाहे नए कॉलेज की
बिल्डिंग का मुद्दा हो, चाहे वो खंड कार्यालय हमारे कोसली में बनाने का मुद्दा हो, चाहे वो सब डिवीज़न ढैना में बनाने का मुद्दा हो, चाहे वो वेटनरी हॉस्पिटल खोलने के मुद्दे हों, तो और हर क्षेत्र में हमने उस पर आवाज़ विधानसभा में लोगों की जाके उठाई है और बहुत सारे काम हुए हैं। जी बहुत सारे अभी भी पेंडिंग है, मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ हो गया, जी अभी भी पेंडिंग है। उस पे हमारे सब काम पाइपलाइन में है। आने वाले समय में मालिक ने चाहे सब खैर रहा, जैसे कोविड पीछे आ गया था तो हुआ, तो वो जल्दी ही वो काम भी हम जल्दी इस 5 साल में कराएंगे। और 5 साल में नए आदमी को तो सीखना भी पड़ता है, जी 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 क्योंकि जी पुराने धुरंधर लोग बैठे जी हैं, चाहे वो अधिकारी हैं चाहे वो कर्मचारी हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में कई बार तो पता ही नहीं चलता। देख जी, एक सबसे जो गहन में सवाल आता है, विपक्ष द्वारा भी ये रोप लगाया जा रहा है और कुछ पार्टियों द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि अहीर क्षेत्र जो सुतेला व्यवहार हो रहा है। क्या इस बात से आप कितने सहमत हैं और यहाँ पर क्या क्या आपने इसके लिए कदम उठाए, ऐसा क्या वजह है सर? देखिए, इस बार तो मैं कह सकता हूँ अहिरवाल कहीं अपेक्षित नहीं है। जी अभी पीछे इंस्पेक्टरों की भर्ती हुई, जी मेरे जिले के रेवाड़ी के ही जी 27 लोग इंस्पेक्टर भर्ती हुए। जी अहिरवाल में महेंद्रगढ़ आता है, उसमें 37 लोग भर्ती हुए। और अहिरवाल में भिवानी भी आता है जी दक्षिणी हरियाणा में, जी उसमें भी 65 के आसपास भर्ती हुए। जी एक्यूरेट फिगर तो उनकी नहीं बता पाऊंगा, जी लेकिन जो 27 भर्ती है उसमें से 15 मेरे हल्के के कोसली के हुए। जी अगर पहले की सरकारों में तो रेवड़ियां बंटती थी, 2-4 सीटें मुख्यमंत्री दे देता था और वो अपने अपने भाई भतीजा को लगा लेते थे। जी पहली बार ईमानदारी के बल पे आज नौकरियों में भर्तियां हो रही हैं। जी और भूपेंद्र हुड्डा 10 साल में 80,000 नौकरी दे पाया, जबकि हमने इस 8 साल में 1,10,000 नौकरियां हमने दी। जी और आने वाले समय में इसी साल में 60,000 नौकरी हम पक्की और दे रहे हैं ईमानदारी के बल पे। इसी तरह से पुलिस की और दूसरी भर्ती थी, उसमें भी 248 बच्चे हमारे मेरे रेवाड़ी के हुए। कभी भी जीवन में इतिहास में हरियाणा के में नहीं हुए, क्योंकि ईमानदार बच्चे टैलेंट है, उनको माहौल देने का काम मेरी सरकार ने किया है। इसी तरह से चाहे वो डॉक्टरों की भर्ती थी, चाहे वो नर्सिंग की भर्ती थी, चाहे वो जेई की पीछे भर्ती थी, चाहे वो बीडीओ की भर्ती थी, तो आज किसी भी क्षेत्र में दक्षिणी हरियाणा पीछे नहीं है। जब भी आप सिलेक्शन की लिस्ट उठा के देखेंगे तो दक्षिणी हरियाणा का मैं ये समझता हूँ सबसे ज़्यादा नौकरियां मिल रही है। और अभी मुख्यमंत्री ने जैसे मैंने कहा 60,000, इस साल में हम 60,000 लोग और लगाएंगे। जी तो ये जो अपोजिशन प्रोपगंडा कर रहा है, ऐसा कोई नज़र नहीं है, ये दुनिया है, पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक से कोई चीज़ छुपी नहीं है। अच्छा, अभी मैं बात करूं 2024 की, 2024 में अगर बीजेपी कितनी, जैसे आप सीट्स की बात करें तो क्या अनुमान है, क्या आपकी पूरी तैयारी है या आप कितने मतलब आश्वस्त है? और आपकी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो आप टिकट के लेके अगर आपको पार्टी, क्या आपका रुझान है वो थोड़ा सा बताएंगे सर? देखिए, हमारे यहाँ कार्यकर्ता जो है, जी जिस दिन चुनाव खत्म होता है उसी दिन से चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। जी तो हमारा आज भी कार्यकर्ता हमने पन्ना प्रमुख तक बनाए हैं। जी किसी पार्टी के पास इतना बड़ा संगठन नहीं है। जी तो उन कार्यकर्ताओं के बलबूते पे, हमारी सरकार की रीति नीति के बलबूते पे और इन सब हालातों को देखते हुए सबका विकास और सबका साथ, ये नहीं कि मुख्यमंत्री जहाँ का होता था वहाँ की नौकरियाँ मिलती थी, वहाँ का विकास होता था, लेकिन आज पैमाना बदल चुका है। जी आज सबको साथ लेके आदरणीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं। आज लोगों की भावना ये है कि भाई तीसरी बार भी सरकार बनेगी, बनानी तो जनता जनार्दन ने है, जी लेकिन जनता जनार्दन की आवाज़ भी है कि भाई आज के दिन तो भारतीय जनता पार्टी ही है कि जो आज किसी अधिकारी का कम से कम शकल देखनी मिलती है, क्योंकि आज ऑनलाइन सिस्टम सब कुछ है। जी इसलिए उसमें भ्रष्टाचार भी कम हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो गया, लेकिन पहले से बहुत कम हुआ है। जी और इसकी व्यवस्था आने वाले समय में और अच्छी होगी, क्योंकि देखिए जब जब कोई चीज़ नई बनती है तो उसमें कमियां भी रहती हैं और उसमें सुधार की गुंजाइश भी रहती है। उस पर हमारे मुख्यमंत्री जी निरंतर काम कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि भाई कहीं उपेक्षा है, तो सब जगह बराबर काम हो रहे हैं। जी
तो जैसे कुछ पार्टियों ने ये भी दावे किए हैं कि किसी तरीके से अगर जो हरियाणा की राजनीति का जो चुनाव हुआ जाट और गैर जाट के बीच जात के बात को लेके हुआ, तो आने वाले समय में क्या मुख्यमंत्री श्री जैसे मनोहर लाल खट्टर जी का चेहरे को लेके कुछ ऐसा बदलाव की संभावनाएं जताई जा रही हैं, वहां पर आप क्या कहेंगे? अभी कुछ पार्टी कार्यकर्ता की नज़र से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, हमारी पार्टी जो है जात बरादरी में विश्वास नहीं करती। जी ना आदरणीय मनोहर लाल जी करते, जी ना पार्टी करती, जी क्योंकि हमारी पार्टी का विचार थोड़ा बड़ा है। जी हम जातिगत राजनीति नहीं कर रहे जी और इसीलिए नारा दिया है आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी उसको फॉलो कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जी तो उसी नारा ऐसे नहीं दिया, उसको हम चरितार्थ भी कर रहे हैं। जी इसीलिए तो सब हरियाणा प्रदेश में समान विकास हो रहा है, जी समान मौका मिल रहा है। पहले तो क्षेत्रवाद भी हावी था और पहले भाई भतीजावाद भी हावी था और पहले आपको पता है कि बिना पैसे के नौकरियां भी नहीं थी। आज उन सब में परिवर्तन देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में और अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग अगर इस तरह से लगाओगे तो वो फिर बैठ के अधिकारी भविष्य ऐसा ही हरियाणा का ठीक करेंगे। और आज हमने टैलेंट के आधार पर बनाए, इनसे उम्मीद है कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार भी कम होगा, क्योंकि जब किसी का लगा ही नहीं एक नया पैसा, उनकी ईमानदारी से हुआ है और उनको भी लगने वालों को भी पता है कि कितनी ईमानदारी से काम हुए हैं। अभी भी मैं कह रहा था कि हमारे यहाँ HCS लगे जिला के 4 एक ही लिस्ट में, पहले कभी नहीं लगे। ये इतिहास है हरियाणा का, और जो लगे होंगे वो आपको पता ही है। जी जी हाँ, मैं बार बार नाम लूँ तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो लगे थे वो भी पता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज व्यवस्था परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में हुई है, वरना तो हरियाणा में जब शुरू में मैं बना या हमारी सरकार बनी तो लोग पर्चियां ले लेके आते थे, पैसा ले लेके जी, क्योंकि हरियाणा का तो कल्चर ऐसा डेवलप कर दिया था, अब उसको सुधारने में इतना समय लग गया। जी। तो कहीं न कहीं आप 2024 में पूरी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और इसी तरीके से दोबारा सरकार बनाएँगे। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। और साथ में मैं माननीय विधायक जी के बारे में एक बात कहूँगा, कोसली विधानसभा क्षेत्र के बारे में जैसे सर ने बताया कि सड़कों के, यात्रा के, अगर आप मान लीजिए सड़कों के, बिजली के, पानी के या किसी भी तरीके की कोई समस्या है, इस कमेंट बॉक्स के ज़रिए भी सर की टीम से कॉन्टैक्ट किया जा सकते हैं। अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो सर निरंतर उसकी प्रॉब्लम सुनने के लिए तैयार है। जो मेरी वीडियो पर आने के लिए सर धन्यवाद। आपका दिन शुभ ही रहे। जी, थैंक यू सर। हेलो गुरुग्राम जी का धन्यवाद जी करता हूँ कि जी आपके माध्यम से मेरी बात जनता तक पहुँचे। जी, धन्यवाद सर।